क्या कभी सोचा है कि जब लाखों लोग एक सरकारी नौकरी के लिए लड़ते हैं तो कुछ लोगों को आरक्षण क्यों मिलता है? क्या ये नाइंसाफी है या एक ऐसा सच है जिसे हम शायद समझ नहीं पाए हैं? बिल्कुल। आज हम संविधान के उसी पन्ने को खोलेंगे जो कई लोगों के भविष्य की कहानी लिखता है। जी। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सर, ये टॉपिक तो हमेशा ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है। आज इस पूरी फिल्म को डिकोड करेंगे। हर एक क्लॉज एक किरदार है और हर केस एक ट्विस्ट। और क्लाइमैक्स में ये समझ आ जाएगा कि संविधान बनाने वालों ने आखिर सोचा क्या था। वाह! ये सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं, ये एक अधिकारी बनने की पहली सीढ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। ये एक मौलिक अधिकार है। जी। इसका मकसद है सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका देना। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस का एक हथियार है। अच्छा। इसे आप अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का एक एक्शन पैक्ड सीक्वल समझ सकते हैं। वाह सर, मतलब इसका मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं बल्कि समाज को संतुलित करना भी है। सही पकड़े हैं। इसका उद्देश्य है एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां योग्यता और सामाजिक न्याय में एक संतुलन हो। ठीक है, तो इसका पहला सीन क्या है? पहला सीन बहुत सिंपल है। 16(1) कहता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर सबको अवसर की समानता मिलेगी। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। लेकिन 16(2) और भी मजेदार है। ये 7 ग्राउंड्स बताता है जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान और निवास। सर एक मिनट, अनुच्छेद 15 में तो सिर्फ 5 ग्राउंड्स थे। हाँ, यहाँ वंश यानी डिसेंट और निवास यानी रेजिडेंस, ये कहाँ से आए? यही तो ट्विस्ट है। यूपीएससी 2021 में यही सवाल फंसा गया था। अच्छा। वंश और निवास को यहाँ इसलिए जोड़ा गया ताकि सरकारी नौकरियों में किसी को उसके खानदान या उसके राज्य का होने की वजह से बार न किया जा सके। ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की नींव है। समझ गई। लेकिन अब कहानी में आता है पहला विलेन या हीरो। वो आप तय कीजिए। वो क्या है? सवाल ये है कि क्या कोई राज्य सरकार अपने ही लोगों के लिए नौकरी रिजर्व कर सकती है? नहीं कर सकती सर, अभी तो आपने बताया कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। अनुच्छेद 16(3) कहता है कि ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं। अच्छा, सिर्फ पार्लियामेंट के पास? जी। संसद कानून बनाकर कुछ राज्यों में निवास की शर्त लगा सकती है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 था। ये स्थानिकता मतलब सन ऑफ द सॉइल की भावना और राष्ट्रीय एकता के बीच एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो अब कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। हाँ, ये है अनुच्छेद 16(4). ये तात्विक समानता यानी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। पर सर इसकी शर्तें क्या हैं? ऐसी किसी के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, 2 शर्तें हैं और इसे ध्यान से सुनना है। जी। पहला, वो वर्ग पिछड़ा होना चाहिए और दूसरा, सरकारी नौकरियों में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये साबित करता है कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं बल्कि उसका पूरक है। लेकिन याद रखना, ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है। राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, मतलब ये राज्य की मर्जी है। बिल्कुल। अब आरक्षण की कहानी असल में शुरू हुई 2 कमीशन से। पहला, काकेलकर आयोग 1953 में, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। फिर आया असली गेम चेंजर, मंडल आयोग 1979 में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। मंडल कमीशन, इसके बारे में तो बहुत सुना है। इसी ने 3743 जातियों को ओबीसी के रूप में पहचाना और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। और 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। और फिर पूरे देश में बहस शुरू हो गई। हाँ, और फिर मामला कोर्ट में गया होगा। बिल्कुल। और आया ऐतिहासिक फैसला, इंदिरा साहनी केस 1992। 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। 9 जजों की। जी। पहला, ओबीसी का 27% आरक्षण वैध है, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर रखना होगा। क्रीमी लेयर मतलब उस वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक लिमिट लगा दी। हाँ। और तीसरा, शुरुआत में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। जी, जिसे बाद में संसद ने बदल दिया। अच्छा, तो यहाँ से संसद और कोर्ट के बीच खींचतान शुरू हुई। बिल्कुल। संसद ने कोर्ट के फैसलों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किए हैं। 77वां संशोधन
1995 में SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण लेकर आया। मतलब कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाँ, फिर आया 85वां संशोधन, जिसने परिणामी वरिष्ठता यानी कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी का नियम जोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले प्रमोट हुआ वही सीनियर रहेगा, भले ही उसका जनरल कैटेगरी का साथी पहले से सर्विस में सीनियर हो। सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिवीजन के लिए नोट्स कहाँ मिलेंगे? घबराइए मत, आप हमारे टेलीग्राम चैनल BDN क्लासेस से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है सर। एक और चीज, 81वां संशोधन साल 2000 में, इसने बैकलॉग रिक्तियों की व्यवस्था की। बैकलॉग मतलब जो सीटें खाली रह गईं। हाँ, और इन सीटों को 50% की सीमा से बाहर रखा गया। समझ गए। अब कहानी में एक और नया हीरो आया 2019 में। वो कौन था? 103वां संशोधन, इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। ये तो मौजूदा 50% सीमा के अतिरिक्त है। बिल्कुल, और जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध भी ठहराया। अच्छा। और हाँ, 16(5) भी कहता है कि किसी धार्मिक संस्था का पद उसी धर्म के व्यक्ति के लिए आरक्षित हो सकता है। ठीक है, पर सर एक सवाल हमेशा उठता है। पूछे? क्या आरक्षण से सरकारी काम की क्वालिटी कम होती है? मतलब मेरिट का क्या? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब अनुच्छेद 335 में है। ये कहता है कि आरक्षण के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखना जरूरी है। तो क्या मेरिट का मतलब सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाना है? बिल्कुल नहीं। BK पवित्रा केस में कोर्ट ने साफ कहा, मेरिट का मतलब सिर्फ एग्जाम के मार्क्स नहीं है। तो फिर क्या है? एक समावेशी प्रशासन भी दक्षता का ही एक हिस्सा है। अच्छा। तो आज भी औपचारिक समानता जो 16(1) में है और तात्विक समानता जो 16(4) में है, उसमें संघर्ष जारी है। हाँ, ये तो दिखता है। आलोचक कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ता है, निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, जिससे अनुच्छेद 16 का प्रभाव घट रहा है। और अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। अच्छा, 2024 में? जी, और 50% सीमा की फिर से याद दिलाई। लेकिन इन सब के बावजूद ये ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। याद रखना, अनुच्छेद 16 केवल एक कानून नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं, अधिकारी बनाते हैं। जी सर। शिक्षा वो हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की है, उस वर्दी को पहनने की है जिस पर देश को गर्व हो। तो उठो और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दो। जय हिंद। जय हिंद सर, अब समझ आया। हमारे अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विश्लेषण के लिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।